बच्चों आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना देखो, परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, परमाणु की खोज किसने की, और परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं, परमाणु के मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिए, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले एक भारतीय दार्शनिक हुए, एक भारतीय दार्शनिक हुए जिनका नाम है महर्षि कनाड। क्या नाम है बच्चों? महर्षि कनाड। देखो, महर्षि कनाड ने सबसे पहले लगभग 600 ईसा पूर्व, लगभग 600 ईसा पूर्व किसके बारे में बता दिया था? परमाणु के बारे में बता दिया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास में यही आता है कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो हमारा आंसर होगा भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने बताया। बच्चों, इस महर्षि कनाड का जो मूल नाम है, क्या है मूल नाम, वो क्या है? कश्यप है। क्या है? कश्यप है। इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ था, एक रचित ग्रंथ था या एक रचित पुस्तक थी जिसका नाम है वैशेषिक, वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र, इस ग्रंथ में या मैं कहूं इस पुस्तक में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया? भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड में। ठीक है ना। और इसी पुस्तक से, इसी ग्रंथ से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि पदार्थों में कौन से परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले परमाणु के बारे में भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने लगभग 600 ईसा पूर्व, मतलब आज से अगर मैं बात करूं तो आज से लगभग 2500-2600 साल पहले ही परमाणु के बारे में किसने बता दिया था? महर्षि कनाड ने। क्या बताया? अब ध्यान से समझिएगा, महर्षि कनाड ने बताया कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है या कोई भी क्या होता है? द्रव्य होता है। ध्यान से समझिएगा, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। इन दोनों में भी क्या है? अंतर है। इस द्रव्य को हम बोलते हैं मैटर और इसको हम बोलते हैं लिक्विड। देखो, इन दोनों में क्या अंतर है? इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, इस द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। और इस द्रव का मतलब क्या होता है? ये द्रव क्या है? इस पदार्थ की ही क्या है? एक अवस्था है। आपने सुना होगा कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा पदार्थ की और 2 अवस्था भी होती है। अगर मैं पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में बात करूं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, यह जो प्लाज्मा होती है यह पदार्थ की आयनित अवस्था होती है। और 5वीं अवस्था होती है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो महर्षि कनाड ने क्या बताया कि अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, अगर हम उसका लगातार क्या करते जाएं? विभाजन करते जाएं। लगातार क्या करते जाएं? विभाजन करते जाएं, तो अंत में जाकर के हमें क्या प्राप्त होगा? सूक्ष्मतम। हमें अंत में जाकर के हमें क्या प्राप्त होगा? सूक्ष्मतम अविभाज्य कण प्राप्त होगा। और महर्षि कनाड ने इस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को ही क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। तो महर्षि कनाड ने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसको लगातार क्या करते जाएंगे? लगातार क्या करते जाएंगे? विभाजित करते जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे, तो अंत में जाकर के हमें एक ऐसा सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। अरे अविभाज्य का मतलब क्या हुआ? वही हिंदी वाली बात, जो कभी मरता नहीं हो, अमर, जिसे हम कभी विभाजित, जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? अविभाज्य।
तो इसका मतलब ये है अगर हम पदार्थ को लगातार विभाजित करते जाएं तो अंत में जाकर के हमें एक ऐसा सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। और महर्षि कनाड ने उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को ही क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि महर्षि कनाड के अनुसार परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य होता है। तो ये बात याद रखना अच्छी तरीके से कि महर्षि कनाड के अनुसार जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्लियर? अब देखो परमाणु को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर? एटम। देखो प्रत्येक चीज के पीछे लॉजिक होता है। परमाणु को इंग्लिश में एटम नाम ही क्यों दिया गया? एटम नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि पहले जो ग्रीक भाषा और जो लैटिन भाषा चलती थी, तो जो ग्रीक भाषा थी उसमें जो कण अविभाज्य होता है उसके लिए क्या कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? एटोमिया का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? एटोमिया का प्रयोग किया जाता था। इसलिए याद रखना जो एटम शब्द है ना, एटम शब्द है, ये ग्रीक भाषा के शब्द है। कौन से शब्द है? ग्रीक भाषा के शब्द है। किससे मिलकर बना है? एटोमिया से। किससे मिलकर बना है? एटोमिया से। और इस एटोमिया का जो अर्थ होता है ना, वो अर्थ क्या होता है? अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य या न काटे जा सकने वाला। न काटे जा सकने वाला, जिसे हम नहीं काट सकते, जिसे हम नहीं काट सकते, जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो क्लियर बात? अभी तक हमारे पास में दो बातें निकल करके आई हैं कि परमाणु के बारे में सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने बताया। क्या बताया? कि अगर पदार्थ या द्रव्य का लगातार विभाजन करते जाए तो अंत में जाकर के हमें एक ऐसा सूक्ष्मतम बारीक कण प्राप्त होगा जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। और महर्षि कनाड ने उस अविभाज्य कण को ही क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। ये परमाणु है वो ग्रीक भाषा के शब्द किससे मिलकर बना है? एटोमिया से। और एटोमिया का अर्थ ही क्या होता है? नॉन डिविजिबल, अविभाज्य, जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। तो क्लियर? तो कुल मिलाकर के लास्ट एंड फाइनल बात एक आती है कि महर्षि कनाड के अनुसार एटम होता है वो एक नॉन डिविजिबल क्या होता है? पार्टिकल होता है। अविभाज्य क्या होता है? कण होता है। लेकिन बच्चों ये केवल क्या है? विचार थे। ये केवल क्या थे? विचार थे। इनके पीछे कोई प्रायोगिक तथ्य या मैं कहूं कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। आपको पता है यहां पर देखो एक शब्द प्रयोग किया गया, दार्शनिक शब्द। दार्शनिक कौन होते हैं? तो याद रखिएगा दार्शनिक अपने जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो भी दार्शनिक है। आपने सुना होगा और आपने ऐसा सुना होगा कि हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो सूर्य को देख करके टाइम बता दिया करते थे, बादलों को देख करके बता दिया करते थे कि ये बरसेगा या फालतू में गरज रहा जी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ऐसे जो सटीक भविष्यवाणी करते थे, यहां तक कि ये औरत की चाल को देख करके ये भी बता दिया करते थे कि इसके लड़का होगा या लड़की होगी। इतनी सटीक भविष्यवाणी कर देते थे। ठीक है ना? उन्हीं को क्या कहा जाता है? दार्शनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिक। आज भी बहुत सारे दार्शनिक छुपे बैठे हैं। ठीक है ना? तो ये भी याद रखना। तो यहां तक ये चीज क्लियर है। अब देखो इसके बाद में एक और भारतीय दार्शनिक आए जिनका नाम था पकुदा कात्यायान। जिनका नाम क्या था? पकुदा कात्यायान। चलो तो आप इसका यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो इसके बाद में एक और भारतीय दार्शनिक आते हैं जिनका नाम है पकुदा कात्यायान। क्या है? पकुदा कात्यायान। ध्यान से समझिएगा पकुदा कात्यायान ने क्या बताया, अच्छे से समझिएगा। देखिएगा एक और दार्शनिक आते हैं जिनका नाम है पकुदा कात्यायान।
कात्यायन, ये आए थे लगभग 450 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, ये आए थे लगभग 450 ईसा पूर्व। महर्षि कनाड के बाद में आए थे, लगभग 150 साल बाद आए थे। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होते हैं, क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। तो पकुदा कात्यायन ने बताया कि परमाणु संयुक्त अवस्था में, परमाणु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है, भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, क्या बताया? पकुदा कात्यायन ने बताया कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसलिए जो परमाणु, जो पदार्थ होते हैं, वो भी क्या पाया जाता है? भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। इसलिए हमें पदार्थ के अलग अलग रूप देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में और दो ग्रीक दार्शनिक आए, ग्रीक दार्शनिक ये आए लगभग 300 से 350 ईसा पूर्व। और इन्होंने वही बात बताई। दो ग्रीक दार्शनिक आए, कौन कौन से थे? एक का नाम था ल्यूसिपस, और दूसरे का नाम था डेमोक्रिटस। क्या था? डेमोक्रिटस। इन दोनों ने वही बात बताई जो बात हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने बताई। क्या बात बताई थी महर्षि कनाड ने? कि अगर कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, उसका अगर लगातार विभाजन करते जाएं तो अंत में जाकर के हमें एक ऐसा सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। या मैं शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में कहूं तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि महर्षि कनाड के अनुसार परमाणु होता है वो अविभाज्य कण होता है। क्लियर? इन्होंने भी वही बात दोहराई जो महर्षि कनाड ने दोहराई। क्लियर? इसके बाद में परमाणु की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल परमाणु की डायरी क्लोज कर दी गई। लेकिन सन 1800 के अंदर है, या मैं कहूं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जिनका नाम क्या है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, किसके आधार पर? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर परमाणु के बारे में बताया था। और इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन क्या बनते हैं कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? महर्षि कनाड ने बताया। क्या बताया? कि परमाणु होता है वो क्या होता है? एक अविभाज्य कण होता है। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, पकुदा कात्यायन ने क्या बताया, या मैं कहूं किस वैज्ञानिक ने यह बात बताई है कि परमाणु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए पदार्थ भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। तो क्या बताओगे? पकुदा कात्यायन ने बताया। क्लियर ये बात? लेकिन याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर किसने बताया, तो नाम किसका आएगा? जॉन डाल्टन का। और बच्चों, जो परमाणु की खोज का श्रेय है ना, वो भी किसे दिया जाता है? जॉन डाल्टन को दिया जाता है। जबकि आपको पता है, मैंने आपको क्लियर भी किया है कि परमाणु के बारे में सबसे पहले हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने ईसा के जन्म से लगभग 600 वर्ष पहले ही बता दिया था। ठीक है ना? उसके बावजूद भी जो परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? जॉन डाल्टन को। यह बात क्लियर? बहुत सारी खोजें हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों ने की हैं, लेकिन
आज हमारे उन भारतीय वैज्ञानिकों का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन हमें ये सब बातें हमें सामने रखनी होगी सभी के, उनको बताना होगा कि इनकी खोज वास्तव में हमारे भारतीय दार्शनिकों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने की है। ठीक है ना। जैसे अगर बात की जाए, आपने मार्कोनी का नाम सुना होगा, जगदीश चंद्र बसु का नाम सुना होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो संचरण की अगर बात की जाए तो वास्तविकता में जगदीश चंद्र बसु ने ही कलकत्ता के अंदर प्रयोग करते हुए उनके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था, लेकिन उन्हीं की बात को चुराते हुए मार्कोनी ने उनका एक्सप्लेनेशन उनसे पहले कर दिया और उसका श्रेय किसको दे दिया गया? मार्कोनी को दे दिया गया। जबकि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले अच्छे से बता दिया था। ठीक है ना। तो बहुत सारी खोजें हैं जिनकी खोज भारतीयों ने की है, लेकिन उनका श्रेय आज किसी दूसरे वैज्ञानिकों ने ले लिया है। क्लियर है बात? अब देखिएगा, तो सन, मैं बात करूं सन लगभग 1800 में, लगभग 1800 में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सबसे पहले लगभग 1800 में, या मैं कहूं सन 1800 में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर परमाणु के बारे में बताया था। अब अपन ऐसे भी सोच सकते हैं, हो सकता है कि जॉन डाल्टन को कहीं महर्षि कनाड का वैशेषिक सूत्र हाथ लग गया हो, वैशेषिक ग्रंथ हाथ लग गया हो, क्योंकि जॉन डाल्टन ने वही बातें बताई थी अपने सिद्धांत के अंदर, जो शुरू के अंदर 2-3 बातें बताई थी, वो वही बात बताई थी जो बात हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने बताई थी। अब बात करते हैं कि जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो क्या है। ठीक है ना। तो यहां तक आप अच्छे से क्लियर है? ओके। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। तो अब हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब दिया? 1808 में। पहला क्वेश्चन तो यह आ जाता है, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया? परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया? महर्षि कनाड ने। बोले ये बात क्लियर है ना। अब देखो, जॉन डाल्टन ने अपना जो परमाणु सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का आधार क्या था? तो जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत का आधार 2 नियमों को बनाया। कितने नियमों को बनाया? 2 नियमों को बनाया। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद रखिएगा बच्चों, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वह किसने दिया था? वह दिया था लेवोसिए ने। किसने दिया था? लेवोसिए ने। याद रखिएगा, लेवोसिए को ही रसायन विज्ञान का जनक या पितामह भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो क्या नाम बताओगे आप? लेवोसिए। ठीक है ना। रसायन विज्ञान का जनक भी कौन है? लेवोसिए। और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था वो भी किसने दिया था? लेवोसिए ने। दूसरा किसको आधार बनाया? दूसरा बनाया था स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का जो नियम है
वह किसने दिया था? यह दिया था बच्चों जोसेफ लुईस प्राउस्ट ने दिया था। यह बात भी आप याद रखिएगा। जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वह दो नियमों पर आधारित था। एक तो द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है, दूसरा स्थिर या निश्चित अनुपात पर नियम पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसिए ने दिया और स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ लुईस प्राउस्ट ने दिया। अब बात करते हैं कि जॉन डाल्टन थे, इनका जो परमाणु सिद्धांत था उस परमाणु सिद्धांत था क्या, क्या बातें बताई थी जॉन डाल्टन ने, तो ध्यान से समझिएगा। सिद्धांत की मुख्य बातें, सिद्धांत की मुख्य, या मैं कहूं सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। ध्यान से समझिएगा एक एक बिंदु को। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया कि जो द्रव्य होता है वह छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। जिन छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों को जॉन डाल्टन ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि प्रत्येक द्रव्य, चाहे मैं द्रव्य बोलूं चाहे मैं पदार्थ बोलूं, बात एक ही है। एक बात और समझना, जो पदार्थ है ना, पदार्थ या द्रव्य है, किसे कहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पदार्थ क्या है तो क्या बताओगे? याद रखना, हमारे आसपास जो भी वस्तु है, हमारे आसपास जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है वो सभी क्या है? पदार्थ है। और याद रखिएगा, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इसकी दूसरी परिभाषा के रूप में मैं ये भी कह सकता हूं कि वे सभी वस्तुएं जिनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जिनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है या भार होता है। हालांकि द्रव्यमान और भार में दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है ना? या तो मैं ये कह सकता हूं वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, और दूसरी बात जो स्थान घेरती हैं। क्या घेरती हैं? स्थान घेरती हैं। स्थान घेरने का मतलब ये है जिनका क्या है? आयतन है। मतलब पदार्थ किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, स्थान घेरती हैं, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ। जैसे ये पेन है, ये पेन भी क्या है? पदार्थ है। आप कहोगे कैसे? देखो मेरा हाथ आपको दिख रहा है, बिल्कुल यहां पर कोई रिक्त स्थान है, फिलहाल कुछ नहीं है। जैसे ही मैं अगर इस पेन को मेरे हाथ के ऊपर रखता हूं तो एक बात बताओ, इस पेन का जो द्रव्यमान है वो मेरे हाथ के द्वारा अनुभव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? मतलब इसका द्रव्यमान भी है। अब देखो ये पेन मेरे हाथ की कुछ स्थान को बोलो कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कवर कर रहा है। वैसे ये बात हो गई, अगर ये मोबाइल है, देखो मैं हाथ के ऊपर रखता हूं तो देखो इसने मेरे हाथ के स्थान को कवर कर लिया, और इसका कुछ ना कुछ क्या है? मास भी है। तो क्लियर है ना? पदार्थ किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। और पदार्थ को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि प्रत्येक द्रव्य होता है, प्रत्येक द्रव्य छोटे छोटे सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। देखो बात तो वही आ गई जो महर्षि कनाड ने बताया था। महर्षि कनाड ने भी यही बात बताई थी कि या तो कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ को हम लगातार विभाजित करते जाएंगे, लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे, तो अंत में जाकर के हमें एक ऐसा सूक्ष्मतम बारीक कण प्राप्त होगा जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। और उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को महर्षि कनाड ने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। तो जॉन डाल्टन ने भी तो ऐसे ही तो बताया, अगर उस सूक्ष्मतम बारीक कण को मिलाते जाएं, आपस में मिलाते जाएं, तो हमारे पास में फिर से वो क्या बन जाएगा? पदार्थ मिल जाएगा। तो बात तो एक ही है। ठीक है ना? तो यह बात
महर्षि कनाड ने बहुत पहले बता दी थी। तो महर्षि कनाड की बातें जॉन डाल्टन है वो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, एक तरीके से मैं कहूं नकल कर रहे हैं। और आपको पता है नकल करने वाला ज्यादा देर टिकने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या बताई जॉन डाल्टन ने, दूसरी बात क्या बताई कि परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु अविभाज्य होता है। अब आप भी देख रहे हो यह बात महर्षि कनाड ने पहले ही बता दी थी कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। लेकिन याद रखना बच्चों, वर्तमान में परमाणु अविभाज्य नहीं है। ये अभी तो हम फील करो कि हम भी 1808 की दुनिया में हैं, ठीक है ना। तो उस समय की बात कर रहा हूं मैं कि परमाणु क्या था, अविभाज्य कण था। लेकिन वर्तमान में परमाणु क्या है, वर्तमान में परमाणु क्या है, विभाज्य है। मुख्य रूप से 3 मूल कणों में क्या है, विभाजित है, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और याद रखना यहां पर एक और अच्छा क्वेश्चन आता है कि परमाणु का जो शुद्ध रूप से जो मूल कण है वह कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। याद रखना परमाणु के 3 मूल कण हैं, 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन परमाणु का जो शुद्ध रूप से, बिल्कुल प्योर रूप से जो मूल कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप कहोगे सर क्यों, तो इंतजार करो, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके भी बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। तो डाल्टन ने ये दोनों बातों वही बताई है जो महर्षि कनाड ने बताई है। इसके अलावा डाल्टन ने और क्या बात बताई, डाल्टन ने बात बताई कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। लेकिन या मैं कहूं जॉन डाल्टन ने क्या बताया, जो एक ही तत्व है उसके सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, समान होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखो एक ही तत्व है, जैसे आपने मान लिया ये हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। देखो मैं अगर ऐसे लिखता हूं, इसमें दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, इसका मतलब है आप मेरे को क्या कहोगे कि सर ये ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु है। या ये कहोगे कि सर ये ऑक्सीजन तत्व का क्या है, प्रतीक है। ये क्या है, ये ऑक्सीजन का अणु है। क्या है, अणु। अणु किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो समझ गए अणु किसे कहते हैं। देखो एक ऑक्सीजन का परमाणु ये है, एक ऑक्सीजन का परमाणु ये है। जब ये आपस में मिल गए तो ये क्या बना, O2 बना। और O2 क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सॉरी परमाणु नहीं, अणु। तो याद रखिएगा अणु किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अब देखो भैया ऑक्सीजन आप है ना, देखो मैंने क्या कहा, एक ही तत्व है। जैसे मैंने ऑक्सीजन मान ली, ये ऑक्सीजन एक ही तत्व है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट क्या होता है। तत्व वह होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। ऑक्सीजन है, इसके मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन के ही क्या है, एटम है, ऑक्सीजन के ही परमाणु है। तो एक बात बताओ, अगर एक ही तत्व है तो उसके सभी परमाणु होंगे वो समान ही तो होंगे, और समान होंगे तो उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। ध्यान से देखिएगा, तो मैंने क्या कहा, एक ही तत्व के परमाणु है, ऑक्सीजन एक ही तत्व का परमाणु है, एक ही तत्व का परमाणु है। तो इसके अंदर एक ही तत्व का परमाणु है, तो मैं ये बात बता रहा था आपको कि ये ऑक्सीजन एक तत्व है, इसके अंदर जो सभी परमाणु हैं वो क्या है, समान है। चाहे आप इस ऑक्सीजन को दिल्ली से लाइए, अरे किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन ऐसे थोड़ी लानी पड़ती है, नाई के तो दिल्ली वाली चढ़ेगी,
नहीं कि जयपुर वाली चढ़ेगी, लद्दाख वाली चढ़ेगी, अरे कत्ता से भी ले आओ, चाहे लंदन से क्यों ना ले आओ, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही रहेगी। समझ गया ना मेरी बात? तो याद रखिएगा इस बात को, चाहे ऑक्सीजन है आप कहीं से भी लेकर के आइए, वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी है, उसके रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? एक ही होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये बात याद रखिएगा, एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? समान होते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए तो जो अलग अलग तत्व के, यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट बिंदु क्या आता है। नेक्स्ट बिंदु हमारे पास में क्या आता है, अच्छे से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट बिंदु हमारे पास में आता है, अगर एक बात बताओ, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान है तो इनके रासायनिक गुण भी क्या है? समान है। जबकि डाल्टन ने बताया, जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसलिए इनके भौतिक व रासायनिक, इसलिए इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहूंगा आपको, ये तो आपके पास ऑक्सीजन है और ये आपके पास में नाइट्रोजन है, ये हमारे पास में ऑक्सीजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है। आपको पता है, क्योंकि देखो कुछ चीजें होती हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो परमाणु अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तो वो परमाणु अवस्था में स्थायी नहीं रहते हैं, इसलिए वो परमाणु आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं? अणु का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि वो अणु के रूप में ज्यादा स्थायी होते हैं। और आपको पता है, सभी व्यक्ति जिस प्रकार से अपने स्थायित्व प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से तत्व भी क्या करते हैं? अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उसी अवस्था में रहते हैं जिस अवस्था में वो स्थायित्व होते हैं। तो कुछ तत्वों के परमाणु होते हैं जो परमाणुिक अवस्था में स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन का अणु है, ये नाइट्रोजन का अणु है, या मैं से कह सकता हूं ये ऑक्सीजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है। आपको पता है ऑक्सीजन गैस है तो ये ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनी है, नाइट्रोजन गैस है तो ये नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर बनी है। तो एक बात बताओ, अगर दोनों तत्व अलग अलग है, दोनों तत्व अलग अलग है, क्योंकि दोनों अणु अलग अलग है, इसका मतलब दोनों तत्व अलग अलग है, इसका मतलब दोनों के परमाणु भी क्या है? अलग अलग, और दोनों के परमाणु अलग अलग है, तो इनके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो भी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अरे एक बात बताओ और अच्छे से क्लियर करूं, किसी को जरूरत ऑक्सीजन की पड़ रही है, श्वास नहीं आ रहा, ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ रही है, तो जरूरत पड़ रही है उसको ऑक्सीजन को, किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन चढ़ा दीजिए का काम चाल जाओगे, कौन चाल है ना? क्यों? अरे ऑक्सीजन का काम तो ऑक्सीजन ही करेगी, नाइट्रोजन थोड़ी कर सकती है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के तो एटम ही अलग अलग है। अगर अलग अलग एटम है तो इसके जो केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो भी अलग अलग होगी। समझ गए ना? अगर सबका काम ये ऑक्सीजन ही कर दे तो फिर मौज है, औरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए ना? तो ये अच्छे से क्लियर है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में और जॉन डाल्टन ने क्या बातें बताई, ध्यान से समझिएगा। कौन कौन सी बातें बताई? कि जो हमारे पास में जो पदार्थ होता है, जॉन डाल्टन ने क्या बात बताई? जो द्रव्य या पदार्थ होता है, द्रव्य या पदार्थ की सबसे छोटी मूल इकाई क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु है, एटम है। जॉन डाल्टन ने यह बात भी बताई कि जो हमारे पास में द्रव्य होता है या पदार्थ होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई होती है, मूल इकाई होती है, वो कौन सी होती है? एटम होती है, परमाणु होती है। वही बात
अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी मूलभूत और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो आप क्या कहोगे? कोशिका। आपको पता है एक टाइप की कोशिका मिलकर के टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाती है, उत्तक आपस में मिलकर के अंग बनाती है, अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र बनाती है, और हमारी जो बॉडी होती है बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलकर बनी होती है। पाचन तंत्र भी है, उत्सर्जन तंत्र भी है, जनन तंत्र भी है, रक्त परिसंचरण तंत्र भी है, श्वसन तंत्र भी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वही बात यहां पर आ गई, जो एटम होता है उसकी सबसे छोटी से छोटी जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? एटम होती है। याद रखिएगा, क्या होती है? एटम, परमाणु होती है। उसके बाद में जॉन डाल्टन ने और क्या बात बताई कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। यह बात आज भी सत्य है। वास्तव में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है ना, उन केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। और ये परमाणु है ना, ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? विनिमय होता है इनका। आपस में क्या होता है? विनिमय होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं? ये व्यवस्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि एक परमाणु नष्ट हो गया और दूसरा परमाणु नया बनेगा। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। और द्रव्यमान संरक्षण नियम का मतलब क्या है? कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही सर्जन किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। समझ गए ना? ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो याद रखिएगा, जॉन डाल्टन ने इसके आधार पर यह बात भी बताई थी कि परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है। क्या होता है? परमाणु अविनाशी होता है। यह बात भी याद रखिएगा, परमाणु अविनाशी होता है। ठीक है ना? तो देखो, जॉन डाल्टन ने कौन कौन सी बातें बताई, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। जॉन डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य होता है वह छोटे छोटे सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन ने बताया कि ये जो परमाणु होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। लेकिन याद रखना, वर्तमान में परमाणु अविभाज्य नहीं है। वर्तमान में परमाणु 3 मूल कणों के अंदर क्या है? विभाजित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद में जॉन डाल्टन ने बताया कि एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं, एक ही तत्व होते हैं, उनके सभी परमाणु क्या होते हैं? समान। और वास्तव में होते हैं, इसलिए उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? समान होते हैं। जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग, इसलिए उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यह बात क्लियर है आपको? उसके बाद में जॉन डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु होता है वह पदार्थ या तत्व है। पदार्थ की बात करूं या द्रव्य की बात करूं, पदार्थ या द्रव्य की क्या है? मूल इकाई क्या है? परमाणु है। उसके बाद में जॉन डाल्टन ने और क्या बात बताई कि जो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। यह बात क्या है? आज भी सत्य है। और परमाणु होता है वो क्या होता है? अविनाशी होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का न तो निर्माण होता है, न तो सर्जन होता है, और न ही विनाश होता है। तो परमाणु क्या है? अविनाशी है। रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं? पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यह बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक लास्ट एंड फाइनल बात, एक बात और बताई थी जॉन डाल्टन ने। वो बात क्या बताई थी? वो बात ये बात बताई थी कि परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। या फिर मैं आपको यह भी बात बोल सकता हूं कि यौगिक में तत्वों के परमाणु का एक निश्चित अनुपात होता है। एक निश्चित अनुपात होता है।
निश्चित अनुपात होता है। ध्यान से समझिएगा, दो शब्द आते हैं हमारे पास में, एक तो आता है यौगिक और एक आता है मिश्रण। दोनों में क्या अंतर है? यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? आपको पता है यौगिक भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलकर बनाया जाता है और मिश्रण भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर के बनाया जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है, मिश्रण के अंदर जरूरी नहीं है आप किस पदार्थ को ज्यादा मिला रहे हो, किस पदार्थ को कम मिला रहे हो। जैसे अपन मार्केट में दुकान पर जाते हैं, कहते भाई मिक्स में दाल दे दे, ये दे दे, मिक्स में दाल दे दे। अब वो मिक्स में दाल जो ना अपने स्तर से वो उड़द की भी मिला दे दे, मूंग की भी मिला दे दे, और चाहे को ना चना की भी मिला दे दे। बोलो मिक्स में जरूरी थोड़ी जे कहे अब वो थाने वो दाल बना रहा जो मैं 100 ग्राम मूंग ही आना चाहो, और चाहे को ना जब थे बोल दिया मिक्स में और बाणे बड़ा तेज भी जी, वह के करी जी जो दाल सस्ती में थे ना वह तो मिलाई जी ज्यादा, समझ गा ना, और जो दाल महंगी में थे वह मिलाएगा के कम। लेकिन अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। समझने वाली बात यह है कि मिश्रण में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनका अनुपात फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। जबकि यौगिक में जो भी दो तत्व मिलाए जाते हैं, 2 या 3 जो भी तत्व मिलाए जाते हैं, उनका अनुपात क्या होता है? फिक्स होता है, स्थिर होता है, नियत होता है। समझ रहे हो ना? जैसे कैसे, देखिएगा यहां एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अमोनिया NH3। इस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, देखो अमोनिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये अमोनिया है, इस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, द्रव्यमान संख्या होती है 14, ठीक है। हाइड्रोजन है परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है 1। याद रखिएगा हाइड्रोजन के बारे में बड़े मस्त पॉइंट है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस हीलियम। समझ रहे हो ना? हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? आवारा तत्व है, क्योंकि आवर्त सारणी में इसका स्थान फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आवारा तत्व। और जिस दिन थारमा से कोई स्थान फिक्स कर देगो, आवर्त सारणी थारा नाम से लिखी जाओगी। समझ गया ना? तो थारे पास में एक आविष्कार करवा को बहुत सुनहरो मौको जे, समझ गया ना? करोगा तैयार जो, ठीक है। उसके बाद में याद रख जो हाइड्रोजन वर्तमान में 118 तत्व है, और 118 तत्व में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। याद रखिएगा हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। यह बात भी अच्छी तरीके से याद रखना। और भविष्य का जो ईंधन है ना वो क्या है? हाइड्रोजन ही है। देखो 4-5 बातें और क्लियर कर दी। अब देखो नाइट्रोजन कितनी है? 1, हाइड्रोजन कितनी है? 3। तो इनका भार का अनुपात देखा जाए तो देखो नाइट्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है? 14। हाइड्रोजन की 1 है तो 3 हाइड्रोजन की कितनी हो गई? 3। तो याद रखिएगा अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो भारात्मक अनुपात होता है वो कितना होता है? 14:3 होता है। इसी प्रकार से अगर मैं जल की बात करूं H2O, तो आपको पता है हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो 2 हाइड्रोजन है तो इनका द्रव्यमान भी कितना होगा? 2। क्लियर? और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16, लगभग 2 गुनी होती है, मतलब 16। तो 1:8 आ जाएगा। तो याद रखिएगा जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ध्यान से समझिएगा अच्छे से, वो देखो गलती ऐसे ही कराएगा। आपने याद कर लिया जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8। उसने पूछ लिया कि जल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है तो 8:1। समझ रहे हो ना? तो ये थोड़ी तो जो अच्छी बातें हैं ना इनको ध्यान से समझना। तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8। चाहे जल ने बोरिंग से ले आओ, चाहे जल ने कुआं से ले आओ, चाहे तालाब से चाहो, चाहे लद्दाख से चाहो, चाहे लंदन से ले आओ। समझ गया ना? जल तो जल ही रहेगो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अनुपात 1:8 ही रहेगो।
क्लियर है यहां तक? चलो आज की इस क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।